बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और आज चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 5 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसे डिफाइन करना सीखेंगे। फिर अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी चीज़ का, किसी सब्सटेंस का नोन हो तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, इस पर बात करेंगे। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान डिफरेंस को स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की कुछ न्यूमेरिकल्स को सीखेंगे जी। तो ये आज के लेक्चर कंटेंट्स हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि चैप्टर नंबर 1 बुनियादी तौर पर न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है और इसके अंदर ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने से आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो जो न्यूमेरिकल मैं इन लेक्चर्स के अंदर आपको करा रहा हूँ, आपको चाहिए कि आप इसे नोट भी करें, आप इसे कॉपी करें और अगर आप कॉपी नहीं करें तो कम से कम जब एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाए तो उस न्यूमेरिकल को आप खुद से करने की कोशिश करें। तो अगर इस बात पे भी आप अमल करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल पे इंशाअल्लाह ताला कमांड हासिल हो जाएगा। तो चैप्टर लेक्चर 3 के अंदर हमने स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स को किया था और स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल को हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल के भी एक स्टेप के अंदर इस्तेमाल किया और रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री को आज एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स के भी स्टेप के अंदर इस्तेमाल करेंगे जी। तो रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री के जो न्यूमेरिकल हैं उन पे आप बहुत ज़्यादा कमांड हासिल करें क्योंकि वो आगे भी बहुत सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होनी है। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या है। एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन आपके सामने है और ये लिखा है जी, द फार्मूला विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट रेशियो between the atom of each element in a compound is called empirical formula। तो वो फार्मूला जो किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को बताए, इस फार्मूले को आप क्या कहते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं जी। तो वो फार्मूला, एक कंपाउंड है आपके पास, वो आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है, वो कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकता है जी। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एम्पेरिकल फार्मूला लिखे जाते हैं। तो उसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स मौजूद होंगे और मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ तादाद के अंदर एटम्स मौजूद होंगे। अब अगर आप कॉमन ले लें जी और कॉमन लेने के बाद आप ये बता दें जी कि जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने सिंपलेस्ट रेशो से उस फॉर्मूले को जाहिर किया। तो वो फार्मूला जो एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को बताता है उसको एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। अभी एग्जाम्पल से ये बात आपको और वाज़ेह हो जाएगी। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो फिर सिंपलेस्ट रेशियो नहीं बताता बल्कि वो एक्चुअल नंबर, जो असल तादाद एटम्स की, वही जाहिर करता है जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है जी? द फार्मूला विच एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जो फर्क है दोनों फार्मूलों के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड का फर्क है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स और वहां लिखा हुआ था जी सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन एटम्स। तो वो फार्मूला जो असल एटम्स की तादाद को जाहिर करे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। और अगर आप असल तादाद को जाहिर ना करें बल्कि सिंपलेस्ट रेशो ले लें उनकी क्वांटिटी के दरमियान, तो ऐसा फार्मूला क्या बन जाता है? एम्पेरिकल फार्मूला बन जाता है जी। एग्जाम्पल से इस बात को डिस्कस करेंगे जी। तो ग्लूकोज का फार्मूला हम जानते हैं जी, C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है जी। अब अगर आपको यहाँ पे देखिए जी, तो क्योंकि 12 एटम हाइड्रोजन के, तो उसका मतलब है 6 एटम तो हाइड्रोजन के, 6 एटम तो हाइड्रोजन के भी हैं। अब आपने इसमें अगर 6 को कॉमन निकाल लें तो आपके पास बचेगा CH2O। तो CH2O जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को जाहिर कर रहा है, तो ये फार्मूला ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। जबकि एक्चुअल ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो क्या है जी? C6H12O6। इस फार्मूले को, जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर कर रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा।
और जो सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एटम्स को जाहिर कर रहा है वो इंपेरिकल फार्मूला कहलाएगा। तो मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूले का फर्क आपको यहाँ से वाज़ेह हो गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, बेंजीन एक एग्जांपल है और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है जी। यहाँ से भी 6 को अगर कॉमन निकाल लें तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा, CH बनेगा। तो बेंजीन का सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है जी, CH है, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जी, C6H6 है जी। तो एटम्स के दरमियान ये सिंपलेस्ट रेशियो को जाहिर कर रहा है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो 1:1 का है, और जो एक्चुअल रेशियो है वो 6:6 का है जी। तो जो एक्चुअल रेशियो को, जो फार्मूला एक्चुअल रेशियो को बयान करे उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, और जो सिंपलेस्ट रेशियो को बयान करे वो एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। ये तीसरी एग्जांपल है और एसिटिक एसिड का फार्मूला आपके सामने है जी। तो एसिटिक एसिड CH3COOH होता है। अगर आप इसको एलिमेंट्स के हिसाब से लिखें तो ये C2H4O2 होता है जी। यहाँ से भी अगर आप देखें तो 2 कॉमन निकल जाएगा, और 2 कॉमन निकलने के बाद इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा CH2O। तो ये जो CH2O है ये एसिटिक एसिड का, ये फार्मूला एसिटिक एसिड के एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो को जाहिर कर रहा है, इसलिए ये एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। और C2H4O2 ये वो फार्मूला है जो एसिडिक एसिड के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर कर रहा है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। तो इन एग्जांपल से यकीनन आपको मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूले के दरमियान फर्क का अंदाजा हो गया होगा, और मॉलिक्यूलर फार्मूले से एम्पेरिकल फार्मूला निकालना भी आ गया होगा। क्योंकि इम्तिहान में डिफरेंस आता है तो इनके डिफरेंस को भी देख लेते हैं जी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जी, दैट एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, एंड एम्पेरिकल फार्मूला क्या है जी, द फार्मूला दैट एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को के बारे में बताता है उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, और जो सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बताता है उसको आप एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं जी। मॉलिक्यूलर फार्मूले को आप स्टेचोमेट्रिक यानी रिएक्शन स्टेचोमेट्री के अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो असल में एक्चुअल फार्मूला इस्तेमाल होता है जी। तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसको स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एम्पेरिकल फार्मूला को स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। मॉलिक्यूलर फार्मूले से तो आप हर कंपाउंड को ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड का असल फार्मूला ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन सारे के सारे कंपाउंड्स के लिए आप एम्पेरिकल फार्मूला नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पे वाटर की बात की जाए तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, लेकिन वाटर का कोई एम्पेरिकल फार्मूला है ही नहीं, क्योंकि H2O ही वाटर का एम्पेरिकल फार्मूला है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हर कंपाउंड का होता है, और एम्पेरिकल फार्मूला कुछ खास कंपाउंड का होता है जिसके अंदर यूनिट मल्टीप्लाइड फॉर्म में होते हैं, जिस तरह अभी आपने बेंजीन के केस में देखा जी। तो CH जो सिंपलेस्ट आपका फार्मूला है वो 6 बार रिपीट हो रहा है, तो वो क्या बन रहा है जी, बेंजीन बन रहा है जी। तो एम्पेरिकल फार्मूला सारे के सारे कंपाउंड का नहीं होता, यानी सारे के सारे कंपाउंड को के एम्पेरिकल फार्मूला लिखे नहीं जा सकते, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हर कंपाउंड का ही होता है। अब हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं जी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के दरमियान रिलेशन क्या है। यही अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ तो हम एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, और अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला मालूम हो तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट रिलेशन है जी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है एम्पेरिकल फार्मूला के, और इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा आपको n से, और n कहलाता है इंटीग्रल मल्टीपल, n कहलाता है इंटीग्रल मल्टीपल। और n असल में है क्या जी, n वो है जी जिसको आपने कॉमन निकाला है। और अगर n का अगर आपको फार्मूला निकालना है जी, तो n निकालने का जो तरीका है वो तरीका ये है जी कि कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को कंपाउंड के एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करवा दें तो आपको n की वैल्यू पता लग जाएगी। यानी जो आपने कॉमन निकाला है ना जी, उस कॉमन वो क्या नंबर निकला है, वो कॉमन 2 निकला है, 3 निकला है, 4, 5, 6 निकला है। ये n जो होल नंबर है जिसको आपने कॉमन निकाला है वो नंबर क्या है, अगर आपको वो मालूम करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास को, जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है उसको एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करवाना पड़ेगा। आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूं बेंजीन का, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का क्या है जी, C6H6। तो क्योंकि मैंने 6 को कॉमन निकाल दिया इसका मतलब है n क्या है, यहाँ पे 6 है, और एम्पेरिकल फार्मूला क्या बना था, CH बना था। तो अगर मैं CH को दोबारा से 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, C6H6 बन जाएगा। तो जो नंबर कॉमन निकालते हैं वो असल में n होता है,
और एन को निकालने का जो तरीका है वो तरीका ये है जी कि मॉलिक्यूलर मास को, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को उस कंपाउंड के एम्पेरिकल फार्मूला मास से आप डिवाइड करवा दें तो आपके पास इंटीगर यानी एन की वैल्यू आ जाती है। तो इस स्लाइड के अंदर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के दरमियान रिलेशनशिप को पढ़ा, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर ये रिलेशनशिप आपने इस्तेमाल करनी है, तो जरा इस रिलेशन को आप गौर से देख लीजिएगा। अब हम एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो कितने स्टेप के अंदर होते हैं जी, तो हम इसको पढ़ने जाएंगे जी। तो ये 7 स्टेप के न्यूमेरिकल है। इम्तिहान में हो सकता है कि जी ये सातों के सातों स्टेप करने पड़ जाए, हो सकता है इम्तिहान में आपको 5 स्टेप करने पड़े, और हो सकता है कि इम्तिहान में आपको सिर्फ 3 स्टेप करना पड़े। तो ये न्यूमेरिकल कहाँ से शुरू हो रहा है, यानी सवाल में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, सवाल में आपसे कहाँ से शुरू करवाया और कहाँ पे खत्म करवाया है, इसकी बेस पर इसके स्टेप कम या ज्यादा हो सकते हैं जी। तो मैक्सिमम जो स्टेप पॉसिबल स्टेप है जी वो 7 हैं, और ये 7 स्टेप क्या हैं इनको हम पढ़ने जाएंगे, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला एक न्यूमेरिकल से इन तमाम स्टेप्स को करना सीखेंगे। तो जो पहला स्टेप है उस स्टेप के अंदर आपने एलिमेंट्स के मासेस निकालने होते हैं, और एलिमेंट्स के मासेस आप कंबशन कॉन्स्टिट्यूएंट से निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से आपने एलिमेंट्स के मासेस निकालने हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से कार्बन का मास निकलेगा और वाटर की मदद से हाइड्रोजन का मास निकलेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से कार्बन का मास निकालेंगे या हाइड्रोजन वाटर की मदद से हाइड्रोजन का मास निकालेंगे, तो इसका मतलब है इसके पीछे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन होंगी। तो यहाँ पर स्टेप 1 के अंदर स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन आपने करना पड़ेगी। जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 के अंदर आप क्या करते हैं, दोबारा से स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं जी, और यहाँ पर आप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालते हैं इन अ कंपाउंड। तो परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। तो यहाँ पर आप तसव्वुर करते हैं जी कि अगर कंपाउंड का मास 100 ग्राम हो तो उसके अंदर कितने ग्राम कार्बन और कितने ग्राम हाइड्रोजन मौजूद होगा, या कितने ग्राम ऑक्सीजन मौजूद होगा। तो ये स्टेप 2 के अंदर निकलती है जी, और इसको कहते हैं, स्टेप जो 2 है वो है जी फाइंड परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। और परसेंटेज का मतलब होता है जी कि 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर कितना ग्राम एलिमेंट मौजूद है। स्टेप 3 के अंदर आप मोल रेशो निकालते हैं एलिमेंट्स का। तो इसको निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं जी, इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो जो परसेंटेज मास आता है उसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आपको मोल रेशो पता लग जाता है। जब मोल रेशो पता लग जाता है तो तीनों एलिमेंट्स या तीन से कम एलिमेंट, 2 भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उन एलिमेंट्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं। तो आपने जो मोल रेशो निकाला है, अब आप सिंपलेस्ट मोल रेशो निकालते हैं बिटवीन द एलिमेंट्स, और इसके लिए आप क्या करते हैं, जो नंबर छोटा होता है उससे तीनों को डिवाइड करवा देते हैं, और फिर यहाँ पे आप इसको होल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये स्टेप 4 मुकम्मल हो जाता है। स्टेप 5 के अंदर आप इस काबिल होते हैं जी कि एम्पेरिकल फार्मूला लिख लें जी, क्योंकि आपको सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एलिमेंट्स पता लग चुका होता है जी, तो आप एम्पेरिकल फार्मूला लिख लेते हैं। जब आप एम्पेरिकल फार्मूला लिख लेते हैं तो उसके बाद फिर एन निकालते हैं, यानी इंटीगर को निकालते हैं। यकीनन सवाल के अंदर मॉलिक्यूलर मास दिया होता है, तो आप ये कर सकते हैं जी। तो मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फार्मूला से डिवाइड करते हैं तो आपके पास इंटीगर आ जाता है, और सबसे आखिर में आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं जी। तो ये 7 स्टेप का न्यूमेरिकल होता है जी, और ये सारे के सारे स्टेप ये मैक्सिमम स्टेप है, इससे कम तो हो सकते हैं, इससे स्टेप ज्यादा नहीं हो सकते। तो आइए इस न्यूमेरिकल को करना सीखेंगे जी। तो 7 स्टेप वाला न्यूमेरिकल है जी, इसको जरा आप गौर से देखिएगा जी कि मैं इसको किस तरह से सॉल्व करूंगा। ये न्यूमेरिकल थोड़े से लेंदी होते हैं, इसकी लेंथ से मत घबराइएगा, है ये इंतहाई आसान। तो पहले न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो लिखा है जी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। आगे लिखा हुआ है ऑन कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाया जाए। लिखा हुआ है ऑन कंबशन ऑफ 0.94 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसका मास आपको दिया हुआ है 0.94 ग्राम। जब इसको जलाया गया तो इसके अंदर से 1.32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई और 0.5668 ग्राम वाटर रिलीज हुआ। तो 0.94 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब आपने कंबशन कराई
उसके नतीजे में 1.32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.568 ग्राम वाटर आपको मिला। आगे कहा है जी कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम है। आप बताइए इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो अब आपने ये 7 स्टेप का न्यूमेरिकल है। जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आपको गिवन हो और वो कहे जी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, तो इसका मतलब है ये न्यूमेरिकल 7 स्टेप पर मुश्तमिल होगा और सारे के सारे स्टेप जो आज आप सीखेंगे वो तमाम के तमाम स्टेप आपने करना पड़ेंगे। तो आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाते हैं। अब सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाएंगे और डाटा देखिएगा मैं किस तरह से बनाता हूं। तो मैंने क्या लिखा जी, मैंने लिखा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के आपने क्या करवाया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है इसको देख के लिखिए, मास है 0.94 ग्राम। मैंने लिखा जी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है 0.94 ग्राम। और अब आप इसकी क्या करवा रहे हैं, अब आप इसकी कंबशन करवा रहे हैं। तो जब आप इसकी कंबशन करवाएंगे तो कंबशन के नतीजे में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिली है और क्या मिला है जी, वाटर मिला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के आपने मास को लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है जी, ये 1.32 ग्राम है, तो आपने लिखा 1.32 ग्राम। और वाटर का मास कितना है 0.568 ग्राम। तो जो डाटा है इस सवाल का वो मैंने किस फॉर्म में लिखा है, वो मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, क्योंकि इससे मुझे इस न्यूमेरिकल को चलाना इंतहाई आसान होगा। मॉलिक्यूलर मास उसने दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर फार्मूला मुझे निकालना है जी। तो ये न्यूमेरिकल का मैंने अपने लिहाज से एक सिंपल सा डाटा बनाया। अब इस डाटा की मदद से मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्टेप 1 करने जाऊंगा और स्टेप 1 की हेडिंग डालूंगा। तो स्टेप 1 है, स्टेप 1 के अंदर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फाइंडिंग मास ऑफ एलिमेंट्स। तो मुझे एलिमेंट्स के मास निकालने हैं और जिन एलिमेंट्स के मास निकालूंगा वो है कार्बन और हाइड्रोजन। और किससे निकालूंगा, ये निकालूंगा फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से मैं कार्बन और हाइड्रोजन के मास को फाइंड करूंगा। अब मैं इसमें पार्ट ए को सॉल्व करने जा रहा हूं और पार्ट ए में मैं निकालने जा रहा हूं जी फाइंडिंग मास ऑफ कार्बन। और कार्बन का मास किससे निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड से मैं कार्बन का मास निकालने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले इक्वेशन लिखूंगा। तो मैं ये जानता हूँ जी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप डिसोसिएट करेंगे तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे क्या लिखा, अब मैंने इसमें मोल्स लिखे जी, और मैं ये जानता हूँ जी कि मोल्स का यूनिट लिखा मोल। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल्स हैं और कार्बन का भी 1 मोल है, ऑक्सीजन की मुझे मोल्स की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मास लिखा और मास मैंने लिखा उसका यूनिट लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 होता है जी और कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। अब आप देखिए जी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपको गिवन है, इसलिए यहाँ पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मास को अंडरलाइन किया और यहाँ पे लिखा जी। और कार्बन का मास आपको रिक्वायर्ड है, इसलिए आपने क्या लिखा, आर लिखा। अब मैं इसे गिवन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिख रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 12 ग्राम कार्बन। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आऊंगा। मैंने लिखा 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 44 ग्राम कार्बन के। अब जब लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ गया तो जो वैल्यू उसने मुझे न्यूमेरिकल के अंदर दी है जो कि 1.32 ग्राम है, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवाऊंगा और जिस वैल्यू को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवाऊंगा उस वैल्यू को मुझे राइट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल्स। तो मैंने 1.32 से इसको मल्टीप्लाई करवाया। अब आप क्या करें, इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने पर जो जवाब आ रहा है कार्बन का, यानी कार्बन का जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 0.36 ग्राम कार्बन। तो कार्बन का अमाउंट आपने निकाल लिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, यानी 1.32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने ग्राम कार्बन मौजूद है, आपने एक एरो लगाया और आपने लिखा इसके अंदर 0.36 ग्राम कार्बन मौजूद है। इसे आप इस्तेमाल कर चुके, तो अब आप इसे यहाँ से क्रॉस कर दें और अब आपके पास कार्बन का मास आ गया है जी। अब यही काम क्या करेंगे जी, इसी
इसी में पार्ट बी को सॉल्व करेंगे और अब हाइड्रोजन का मास निकालेंगे वाटर की मदद से। तो ये सिंपल स्टोइचियोमेट्री है जो आपने लेक्चर नंबर 3 के अंदर सीखी, इसी को हम दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं। मैंने लिखा फाइंडिंग मास ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मास किससे निकालते हैं, वाटर से निकालते हैं। अब मैं वाटर को ब्रेक करके लिखूंगा, मैंने लिखा जी वाटर किस तरह ब्रेक होगा। अब मुझे इसको एलिमेंट की फॉर्म में लिखना है, इसलिए मैंने लिखा 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिख दिया। अब ये ऐसा होता है या नहीं होता इसको आप छोड़ें जी, क्योंकि आपने अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो अब आपको इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आपने इसको एलिमेंटल फॉर्म के अंदर ब्रेक किया और अब आप इस न्यूमेरिकल को करें जी। तो आपने लिखा मोल्स, लिखा उसकी यूनिट को लिखा, और वाटर का 1 मोल है और हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के मोल से आपको कोई काम नहीं है। उसके बाद फिर हमने मास लिखा और मास की यूनिट को लिखा ग्राम। वाटर का 1 मोल का मास कितना होता है, 18 ग्राम होता है, जबकि हाइड्रोजन के 1 मोल का मास 1 होता है, लेकिन मोल्स 2 है, इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब आप देखिए कि वाटर का मास आपको गिवन है, इसलिए आपने यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर वाटर के मास को अंडरलाइन करके यहाँ पे क्या लिख दिया, गिवन लिख दिया, और हाइड्रोजन के मास को अंडरलाइन करके रिक्वायर्ड लिखा। अब इस स्टेटमेंट को हमने गिवन इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमने लिखा जी 18 ग्राम वाटर, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2 ग्राम हाइड्रोजन के बराबर है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आएंगे, तो मैंने लिखा 1 ग्राम वाटर किसके बराबर है, 2 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम हाइड्रोजन के बराबर है। अब जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आ गया, तो जो वैल्यू मुझे यहाँ पे दी हुई है उसको मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। मैंने मल्टीप्लाई कराया 1 मल्टीप्लाई बाय 0.568 ग्राम वाटर, ये किसके बराबर है, 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 0.568 ग्राम हाइड्रोजन के। इसको आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने पे जो जवाब आ रहा है वो जवाब आ रहा है 0.0631 ग्राम हाइड्रोजन। तो मैंने हाइड्रोजन का मास निकाल लिया। अब मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, मैंने एरो बनाया और मैंने लिखा 0.0631 ग्राम हाइड्रोजन, और वाटर भी इस्तेमाल हो गया, इसलिए इसके मास को भी मैंने क्या कर दिया जी, काट दिया। तो ये मेरा स्टेप 1 था, और स्टेप 1 के अंदर मैंने सिंपल स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के जरिए क्या किया जी, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मौजूद कार्बन का मास निकाला और वाटर के अंदर मौजूद मैंने हाइड्रोजन का मास निकाला। अब मैं स्टेप 3 अब मैं स्टेप 2 पे जाऊंगा। अब मैं स्टेप 2 पे जाऊंगा और स्टेप 2 के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास और कार्बन का मास और हाइड्रोजन का मास ये बड़ी अहमियत रखता है जी, तो मैंने इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया जी। और अब मैं इसी के जरिए से स्टेप 2 को मुकम्मल करूंगा। स्टेप 2 के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जी। स्टेप 2 क्या है जी, वो है जी फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। और आप ये जानते हैं जी कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है जी। तो परसेंटेज का मतलब, पर का मतलब तो देखें, पर का मतलब होता है इस डिवाइड के साइन को आप पर कहते हैं, और सेंट का मतलब होता है जी 100। तो किसी भी चीज को अगर आप 100 में निकालेंगे, मिसाल के तौर पर आपकी 80% आई है, तो इसका मतलब है आपने 80 मार्क्स हासिल किए हैं, किस में से जी, 100 मार्क्स में से। अब अगर हम लिखेंगे जी कि 80% कार्बन है, तो इसका मतलब यह है जी कि 80 ग्राम कार्बन है 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो जो दूसरा स्टेप है उसके अंदर मुझे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालनी है, और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालने का मतलब ये हुआ जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास को मैंने 100 ग्राम तसव्वुर करना है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर ये आपकी समझ में आ जाए तो ये न्यूमेरिकल करना इंतहाई आसान है, क्योंकि हम स्टेप 2 के अंदर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालने जाएंगे, और परसेंटेज का मतलब ही होता है जी इन 100 ग्राम। तो अब मैंने यहाँ पे तसव्वुर किया जी कि 100 ग्राम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसके अंदर कितने ग्राम कार्बन होगा, तो वो कार्बन की परसेंटेज हो जाएगी, और कितने ग्राम हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन की परसेंटेज हो जाएगी। इन दोनों को जब जमा करेंगे, और जमा करने पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो तीसरा जो एलिमेंट मौजूद है वो ऑक्सीजन मौजूद है। तो जब 2 का आपको परसेंटेज पता लग गई, तो तीसरे एलिमेंट की परसेंटेज निकालना इंतहाई आसान है। 100 में से इन दोनों की परसेंटेज को माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज पता लग जाएगी। अब जरा इसको देखिएगा, जो रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री बन रही है वो ये बन रही है जी कि 0.94 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड
कितने ग्राम कार्बन बना रहा है, 0.36 ग्राम कार्बन बना रहा है। तो एक तो इस रिलेशन को यूज करेंगे और दूसरा किस रिलेशन को यूज करेंगे कि जी 0.94 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.0631 ग्राम हाइड्रोजन बना रहा है। ये चीजें हमें मालूम है जी। और इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए फिर हम 100 ग्राम कितना बनाएगा वो निकालने जाएंगे। तो इस न्यूमेरिकल के स्टेप 2 को सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। स्टेप 2 की मैंने हेडिंग डाली और जो स्टेप 2 है वो है फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। तो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की कितनी परसेंटेज मौजूद है ये मैं निकालने जा रहा हूं जी। अब मैंने इसमें पार्ट ए को सॉल्व किया और मैंने लिखा फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन की परसेंटेज निकालने जा रहा हूं। अब मैंने क्या लिखा जी, मैंने लिखा 0.94 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसने कितने ग्राम कार्बन बनाया था, 0.36 ग्राम कार्बन। मैं अगर पीछे जाऊं तो आपको दिखाऊं जी, 0.94 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड के जरिए कितने ग्राम कार्बन मिला, 0.36 ग्राम कार्बन मिला। इसी को मैंने यहाँ पर लिखा जी। अब मुझे यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं परसेंटेज निकालने जा रहा हूँ, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, इसलिए मुझे यहाँ पर 100 लाना है और 100 लाने से पहले मुझे यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, 1 लाना पड़ेगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आया, मैंने लिखा 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके बराबर होगा, 0.36 डिवाइडेड बाय 0.94 ग्राम कार्बन। अब जब लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ गया तो मैं यहाँ पे 100 लेके आ सकता हूँ। तो मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये किसके बराबर होगा, 0.36 डिवाइडेड बाय 0.94 मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम कार्बन। और अब आप इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने पर जो मेरे पास परसेंटेज कार्बन की आ रही है वो आ रही है 38.298% जी। ये परसेंट ग्राम के अंदर है जी, यानी 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 38.298 ग्राम कार्बन मौजूद है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालने जाऊंगा। मैंने लिखा फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालने जा रहा हूं। अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन तो 0.94 ही है, मैंने लिखा जी 0.94 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल्स टू 0.0631 ग्राम हाइड्रोजन। पीछे देखते हैं जी, तो पीछे आप देखें जी कि 0.94 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनने वाली हाइड्रोजन की का अमाउंट कितना है, 0.0631 है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है जी। अब क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 100 लेके आना है, जिसके लिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आऊंगा। मैंने लिखा 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये किसके बराबर है, 0.0631 डिवाइडेड बाय 0.94 ग्राम हाइड्रोजन। और जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ गया तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा जी, परसेंटेज निकाली, इसलिए मैं यहाँ पे 100 लेके आ जाऊंगा। और मैथ्स ये कहती है जी कि जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे राइट हैंड साइड को भी 100 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो मैंने इसको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करवाया और यहाँ पर मुझे परसेंटेज किसकी पता लग गई, हाइड्रोजन की पता लग गई। और परसेंटेज हाइड्रोजन की यहाँ पे कितनी आई है, इसको सॉल्व कीजिएगा, जवाब आ रहा है 6.713%। इसका मतलब है 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 6.713 ग्राम हाइड्रोजन मौजूद है। अच्छा जी, अगर यहाँ पे तीसरे एलिमेंट ऑक्सीजन का तस्करा नहीं होता तब भी आपको ये चाहिए जी कि आप इन दोनों की परसेंटेज को जरा ऐड कर कर देख लिया करें। तो अगर ये 100 से करीब नहीं है तो इसका मतलब है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यकीनन कोई ना कोई तीसरा एलिमेंट मौजूद होगा। और तीसरे एलिमेंट में जो सबसे ज्यादा जिस एलिमेंट के पाए जाने के चांसेस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो ऑक्सीजन ही होता है। तो अगर ऑक्सीजन आपको नहीं लिखा हो और इन दोनों की परसेंटेज को ऐड करने पर जवाब नहीं 100 नहीं आ रहा हो तो फिर आप तीसरे एलिमेंट को ऑक्सीजन सपोज करें, ये ज्यादा बेहतर है। तो खैर अब मैं यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है तो मुझे ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। मैंने इसके पार्ट सी को लिखा और मैंने लिखा जी फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा जी, परसेंटेज का मतलब होता है 100। इस 100 में से मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन को
और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को मैं माइनस करूंगा। तो मैंने लिखा जी 100 और परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है जी 38.298 और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है 6.713। इन दोनों को मैंने जब 100 से निकाला तो मेरे पास जवाब आ रहा है 54.989%। और ये परसेंट किसकी है जी, ये परसेंटेज ऑक्सीजन की है। तो यहाँ इस दूसरे स्टेप के अंदर मैंने कार्बन की परसेंटेज को, हाइड्रोजन की परसेंटेज को और ऑक्सीजन की परसेंटेज को निकाला। अब मैं स्टेप 3 पे जाऊंगा और जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 के अंदर मुझे क्या करना है जी, अब मुझे मोल रेशो निकालना है। तो मैंने, और ये परसेंटेज की मदद से निकलेगा। मैंने लिखा स्टेप 3 की मैंने हेडिंग डाली और स्टेप 3 क्या है जी, ये फाइंडिंग मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स। तो मैंने लिखा जी मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स। और मोल रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है जी, मोल रेशो निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखा जी, मोल रेशो निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो इन एलिमेंट का है जी, उस परसेंटेज मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करवाइए तो आपको मोल रेशो या मोल्स पता लग जाएंगे, किसके जी, एलिमेंट्स के। तो मैं इसको अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैंने लिखा फॉर कार्बन, और कार्बन की परसेंटेज कितनी आई थी, ये आई थी 38.298 और कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है जी। इसी तरह मैंने लिखा जी फॉर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज आई थी वो आई थी 6.713 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। और इसी तरह मैंने लिखा जी फॉर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज आई थी वो आई थी 54.989 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। अब आप इसको डिवाइड करवाइए जी। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है 3.192। हाइड्रोजन के लिए जो जवाब आ रहा है वो क्योंकि आपने 1 से डिवाइड करवाया तो ये आ रहा है 6.713, तो ये चेंज नहीं हुआ। और ऑक्सीजन के लिए जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 3.436। तो ये आपका स्टेप 3 यहाँ पर मुकम्मल हुआ। और स्टेप 3 इंतहाई सिंपल स्टेप है और इस स्टेप के अंदर आपने कुछ नहीं किया। देखिए दो स्टेप बी, जो स्टेप 1 था और जो स्टेप 2 था, वो भी इंतहाई सिंपल थे जी, लेकिन मसला क्या था, लेकिन उसमें सिर्फ लेहंदी थे जी कि उसके अंदर आपको थोड़ा सा लेबोरियस वर्क करना पड़ा था। लेकिन अब जो बाकी स्टेप है वो इंतहाई आसान है और उनके अंदर काम भी इंतहाई कम है जी। तो स्टेप 4 को अब करेंगे जी। और स्टेप 4 क्या है जी, स्टेप 4 की मैं हेडिंग डालने जा रहा हूं। और स्टेप 4 के अंदर हमें क्या करना है, स्टेप 4 के अंदर हमें निकालना है द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एलिमेंट्स। हमने लिखा जी फाइंडिंग सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स के दरमियान अब हमें सिंपलेस्ट रेशो को फाइंड करना है। तो एलिमेंट कौन कौन है जी, एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है, इनको लिखा। और ऊपर जो इनका मोल रेशो आया है अब मैं इनको इसी तरह लिखूंगा। तो कार्बन की मोल रेशो को लिखा 3.192, हाइड्रोजन की मोल रेशो को लिखा 6.713, ऑक्सीजन की मोल रेशियो को लिखा 3.436। और जो इन नंबरों में सबसे छोटा नंबर है उससे मैं इन तीनों को डिवाइड करवा दूंगा। तो देखें सबसे छोटा नंबर क्या है 3.192। तो मैंने कार्बन के मोल रेशियो को भी 3.192 से, हाइड्रोजन को भी 3.192 से और ऑक्सीजन को भी 3.192 से डिवाइड करवाया। और डिवाइड कराने के बाद अब मैं जो नंबर लिखूंगा उसको राउंड ऑफ कर कर लिखूंगा। तो यहां तो जवाब 1 आ रहा है, यहां जवाब राउंड ऑफ करने पर होल नंबर की फॉर्म में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और यहां पर जवाब राउंड ऑफ करने पर क्या आ रहा है जी 1 आ रहा है। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि अगर आपके पास 5 हो जी तो 5 को राउंड ऑफ करने का तो मुख्तलिफ तरीका है जो अभी हम आगे सीखेंगे। लेकिन अगर डेसिमल के बाद 4 हो या 3 हो या 2 हो या 1 हो जी, तो आप इस क्या करते हैं जी, आप जब इसे हटाते हैं तो दूसरे नंबर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मिसाल के तौर पे 2.1 लिखा हो जी तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल
2 लिख सकते हैं। इसी तरह 2.4 लिखा हो तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं जी। और इसी तरह 6, 7, 8 और 9 लिखा हो, मिसाल के तौर पर 2.7 लिखा हो तो इसे 3 लिखा जाएगा, और 2.9 लिखा हो तो इसे भी क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। ये सिंपल सा राउंड ऑफ करने का तरीका है। खैर हम इसको लेक्चर नंबर 6 के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे जी। खैर ये आज यहाँ पे आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, होल नंबर की फॉर्म में लिखना है, यानी यहाँ पर आपने इसे आपके लिए राउंड ऑफ करना जरूरी है, यानी स्टेप 4 के अंदर आपका जो जवाब है वो होल नंबर में आना चाहिए। अब मैं स्टेप 5 को करने जा रहा हूँ, और जो स्टेप 5 है, स्टेप 5 क्या है कि अब मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा जी स्टेप 5, और स्टेप 5 की मैंने हेडिंग डाली जो है जी राइटिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अब मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है जी कि आप इन ये जो नंबर्स हैं इनको आप नीचे मेंशन करें तो 1 मेंशन होता नहीं है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह मैंने 2 मेंशन कर दिया, और 1 मेंशन नहीं होता इसलिए मैंने ऑक्सीजन की को मैंने O लिख दिया। तो ये इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला है, CH2O इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला है। अब मैं स्टेप 6 पे जाऊंगा, और स्टेप 6 क्या है जी, अब मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, N की जरूरत है, और N क्या होता है, इंटीगर होता है। तो मैंने लिखा जी स्टेप 6, और स्टेप 6 में लिखा फाइंडिंग इंटीगर, और इंटीगर क्या है जी, n है, तो इंटीजर n निकालने जा रहा हूं। और n निकालने का फॉर्मूला क्या है जी, ये फॉर्मूला है इसका मॉलिक्यूलर मास जो आपको दिया गया है। जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने को कहेंगे तो मॉलिक्यूलर मास को निकालने का कोई ना कोई तरीका, ये मॉलिक्यूलर मास आपको डायरेक्टली दिया होगा, तो मॉलिक्यूलर मास आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से हमने डिवाइड करना है। मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का आपको दिया हुआ है 80 है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास अगर आप निकालेंगे जी तो कार्बन 12 और ऑक्सीजन 2 और सॉरी हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 16, तो ये जवाब आता है जी 30। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास n क्या आ रहा है जी, 6 आ रहा है, तो n की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। अब आपका लास्ट स्टेप है, और लास्ट स्टेप के अंदर अब आपने क्या करना है, अब आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना भी इंतहाई आसान है। आपने लिखा स्टेप 7 लिखा और उसकी हेडिंग डाली, और इसकी हेडिंग क्या है जी, राइटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने जा रहे हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में रिलेशन क्या है जी, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है जी एम्पेरिकल फार्मूला के, और एम्पेरिकल फार्मूला को आपने n से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला हमने लिखा CH2O, और n यानी 6 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 166 के बराबर होता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 के बराबर होता है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ जी कि ये जो कंपाउंड आपको दिया गया था, ये जो न्यूमेरिकल दिया गया था, इसमें जिस कंपाउंड के बारे में बात हो रही थी वो क्या है जी, वो आपका ग्लूकोज है, जिसका फार्मूला क्या होता है, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने, ये न्यूमेरिकल मुकम्मल था जी, यानी आपको कंपाउंड का मास दिया हुआ था और कंबशन कॉन्स्टिट्यूएंट के मासेस दिए हुए थे, और इनको इस्तेमाल करते हुए आपने क्या किया, पहले स्टेप के अंदर आपने फाइंड किया। क्या फाइंड किया जी, ये आपने मास ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड किया, और ये आपका पहला स्टेप था। मास ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करने के बाद फिर आपने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड किया। यहाँ पर भी स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर आपने स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन की। जब आपने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया तो उसके बाद फिर आपने मोल रेशो निकाला, और मोल रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या था जी, कि परसेंटेज मास को आपने एटॉमिक मास से डिवाइड करवाया तो आपके पास मोल रेशो आ गया। उस मोल रेशो के निकालने के बाद फिर आपने उस मोल रेशो का सिंपलेस्ट रेशो निकाला, और सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए आपने क्या किया जी, जो सबसे छोटा नंबर था उससे तीनों नंबरों को आपने डिवाइड करवा दिया। जब आपके पास नंबर आ गए उनको होल नंबर की फॉर्म में लिखा, यानी यहाँ पे आपको राउंड ऑफ करके एक नंबर लिखना जरूरी है जी। उसके बाद फिर आपने इसकी मदद से एम्पेरिकल फार्मूला लिखा, और फिर एम्पेरिकल फार्मूला की मदद से और मॉलिक्यूलर मास की मदद से आपने इंटीगर निकाला, और जब आपने इंटीगर निकाल लिया तो आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखा। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, लेंथी न्यूमेरिकल ये जरूर है लेकिन उसके साथ साथ ये आसान भी है। ये अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है, और यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि ये सिर्फ 3 स्टेप का न्यूमेरिकल है। तो आइए देखते हैं किस तरह से होगा, और इन 7 में से कौन से 3 स्टेप हमें करने हैं जी। न्यूमेरिकल को पढ़ें तो लिखा हुआ है अ गिवन कंपाउंड कंटेन्स
carbon is equals to 68.8%, hydrogen is equals to 5.0%, and oxygen is equals to 26.2%. Calculate its empirical formula. तो देखिए यहाँ पे अब आपको वाज़े तौर पर समझ में आ जाना चाहिए जी कि परसेंटेज हम स्टेप 3 के अंदर निकालते हैं तो ऊपर वाले 2 स्टेप कैंसिल हो गए जी, तो स्टेप 3 से इसको स्टार्ट करना है। और देखिए क्योंकि आपको इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए कहा है तो छठा और सातवां स्टेप तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए होता है, तो छठा और सातवां स्टेप भी हज़फ हो गया। तो स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 ये 3 स्टेप आपने इस न्यूमेरिकल के अंदर करने हैं जी। तो ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, मुझे यकीन है कि आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया होगा, फिर सीख लिया आप एक बार। तो ये न्यूमेरिकल आपके सामने है। अब हम इस न्यूमेरिकल को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं जी, और हम क्या लिखेंगे जी, स्टेप 1 लिखेंगे। आप चाहें तो उसका आप डाटा भी बना सकते हैं जी। डाटा के अंदर आप परसेंटेज को मेंशन कर दें और लिख दें कि एम्पेरिकल फार्मूला आपको मालूम करना है, तो आप चाहें तो बना सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए स्टेप 3 से मेरे दिमाग में स्टेप 3 है, लेकिन मैं इसको स्टेप 3 नहीं बल्कि मेरे लिए इस न्यूमेरिकल का स्टेप 1 है, इसलिए मैं स्टेप 1 लिखूंगा। और जब भी एलिमेंट्स की परसेंटेज गिवन हो तो हम क्या निकालते हैं, मोल रेशो निकालते हैं। तो हमने लिखा फाइंडिंग मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स, तो आपने लिखा फाइंडिंग मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स का मोल रेशो निकालने जा रहे हैं। मोल रेशो का आपने एक बार फार्मूला लिखा जी, और मोल रेशो निकालने का फार्मूला क्या होता है जी, ये फार्मूला होता है जी परसेंटेज मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, यानी परसेंटेज मास को आप क्या करते हैं जी, एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। और ये जो आपको मास दिया हुआ है, ये बेसिकली जो परसेंटेज दी हुई है, ये परसेंटेज भी इसको कह सकते हैं और आप इसको परसेंटेज मास भी कह सकते हैं जी। तो मैंने लिखा जी फॉर कार्बन, और कार्बन की परसेंटेज लिखी जो दी हुई है 68.8, और उसके इसके एटॉमिक मास से यानी 12 से डिवाइड करवाया। अब मैंने लिखा जी फॉर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है जी 5.0, और इसका एटॉमिक मास 1 होता है। इसी तरह मैंने लिखा जी फॉर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी दी हुई है 26.2 दी हुई है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है जी। तो मैंने यहाँ पर इसको लिखा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो कार्बन का जो मोल रेशो आ रहा है, इसको अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ पे जवाब आ रहा है 5.733, और जब 5 को 1 से करेंगे तो ये जवाब आएगा आपके पास 5.0, और 26.2 को जब आप 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जवाब आ रहा है 1.637। तो ये कार्बन का मोल रेशो, ये हाइड्रोजन का मोल रेशो और ये ऑक्सीजन का मोल रेशो है। ये आपका इस न्यूमेरिकल का स्टेप 1 था। जब मोल रेशो निकाल लेते हैं तो हम क्या निकालते हैं जी, सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द कंबाइनिंग एलिमेंट्स निकालते हैं। तो मैंने क्या लिखा, स्टेप 2 की मैंने हेडिंग डाली, और स्टेप 2 की हेडिंग डालने के बाद मैंने लिखा फाइंडिंग सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। और अब हम एलिमेंट्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को निकालने जाएंगे जी। और सिंपलेस्ट रेशो को निकालने का तरीका क्या है जी, कि आप तीनों एलिमेंट्स को लिखिए रेशो की फॉर्म में। तो आपने लिखा कार्बन इस टू हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन। तो कार्बन का जो मोल रेशो है वो आपने लिखा 5.733, हाइड्रोजन का लिखा 5.0, ऑक्सीजन का लिखा 1.637। तो जो नंबर छोटा है 1.637 यहाँ पे सबसे छोटा है जी। तो अब आप 1.637 से सबको डिवाइड करवाएंगे। इसको भी आपने 1.637 से डिवाइड करवाया, और ऑक्सीजन को भी आपने 1.637 से डिवाइड करवाया। तो यहाँ तो जवाब 1 आ जाएगा। हाइड्रोजन को सॉल्व करें तो यहाँ पे जवाब आपके पास क्या आ रहा है जी, 3 आ रहा है, राउंड ऑफ कर लीजिएगा। और कार्बन में आपके पास जो जवाब आ रहा है, इसको जरा आप देखिएगा, ये जवाब आ रहा है 3.5। जरा इसको आप देखिएगा, ये जवाब 3.5 आ रहा है। और मैंने आपको पहले बताया था जी कि 3.5 को राउंड ऑफ करने का अब मुख्तलिफ तरीका मैं अभी आपको समझाता हूँ। अगर ये 3.4 आता, या 3.3 आता, या 3.2 आता, या 3.1 आता, तब तो आपको इजाजत थी कि आप यहाँ पे 3 लिख लेते। या अगर ये 3.6 होता, 3.7 होता, 3.8 होता, या 3.9 होता, तो आपको इजाजत थी कि इसे आप
4 लिख लेते। ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं, लेकिन 3.5 को राउंड ऑफ करने का तरीका मुख्तलिफ है। और इसे राउंड ऑफ करने के लिए जरा इस बात को गौर से सुनिएगा जी, इसको राउंड ऑफ करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका ये है जी कि आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। और मैथ्स ये कहती है जी कि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मैथ्स ये कहती है जी कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इसलिए आपने इन सब को 2 से मल्टीप्लाई करवाना होगा जी। और जब आपने इनको 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास जो जवाब आ रहा है वो क्या जवाब आ रहा है जी, कि जो कार्बन है वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करके 7 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा जी। तो ये उस सूरत के अंदर जी कि अगर ये जवाब एग्जैक्टली 3.5 आ जाए तो इसको हल करने का तरीका ये है जी कि तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं उनको आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द कंबाइनिंग एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो ये आपका स्टेप 2 मुकम्मल हुआ। अब हम स्टेप 3 को करने जा रहे हैं। और स्टेप 3 क्या होता है, ये होता है जी राइटिंग एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला को अब हम लिखने जाएंगे जी। सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द कंबाइनिंग एलिमेंट्स हमें पता लग गया, इसकी मदद से हम एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे। हम ये जानते हैं जी कि एम्पेरिकल फार्मूला किसके बराबर होता है जी, आपने लिखा कार्बन, और कार्बन के कितने एटम्स हैं जी, 7 है जी। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 6 हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 है जी। तो ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला है। और इस सवाल में आपसे एम्पेरिकल फार्मूला ही पूछा था, जो आपने यहाँ पे निकाल के दिखाया। जो खास बात थी वो आपने यहाँ पर सीखी थी। और यहाँ में खास बात क्या सीखी जी कि अगर ये नंबर एग्जैक्टली 3.5 हो जाए, ये 1.5 के केस में भी हो सकता है, ये 2.5 के केस में भी हो सकता है, या 3.5 के केस में भी हो सकता है। तो यहाँ पर राउंड ऑफ करने का सिर्फ एक ही तरीका है जी कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये 3 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा। और सिर्फ आप एक नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, तमाम नंबरों को आपको उसी नंबर से यानी 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये आपने एक थोड़ा सा ट्विस्ट था, थोड़ी सी लॉजिक थी, जिसको आपने यहाँ पर देखा और सीखा। इम्तिहान में एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल किस तरह से आए हुए हैं इसको देखते हैं जी। और उसके बाद फिर आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आपको एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल भी करना आ जाएंगे। तो ये पहला सवाल है, और पहले सवाल के अंदर आपसे कहा गया है, क्योंकि इम्तिहान में डिफरेंशिएट के सवाल आते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिफरेंशिएट कीजिए। तो आपने एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को जो डिफरेंशिएट करने का तरीका सीखा था, तो वो आपने कॉलम बना के इसको डिफरेंशिएट किया। अच्छा, अब ये न्यूमेरिकल आपके पास आ गया है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन एंड 6.66% हाइड्रोजन बाय मास। Its molecular mass is double that of its empirical formula mass. Find its molecular formula. अच्छा, इसको पढ़ने के बाद देखिए 2-4 चीजें तो आपको ऐसी पता लग गई होंगी जी कि ये 2 स्टेप नंबर कहाँ से स्टार्ट होना है जी, ये स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट हो 3 से स्टार्ट होना है, और खत्म कहाँ होना है, स्टेप 7 पे होना है। इसका मतलब है 5 स्टेप है इसके। तो ये आपने इसका डाटा बनाया, कार्बन की परसेंटेज को लिखा और हाइड्रोजन की परसेंटेज को लिखा। और दूसरी बात ये है जी, ये मॉलिक्यूलर मास 2 टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला मास के बराबर है, यानी यहाँ पे वाजे तौर पर n की वैल्यू वो 2 बता रहा है आपको। तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने निकालना है जी। 5 स्टेप का सवाल है। पहले स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे जी, मोल रेशो निकालेंगे एलिमेंट का, क्योंकि परसेंटेज दी हुई है तो आप मोल रेशो निकालेंगे। और मोल रेशो निकालने के बाद फिर आप सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे एलिमेंट्स का जी। उसके बाद फिर आप क्या निकालेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद n निकालेंगे, और n आपको वाजे तौर पर 2 दिया हुआ है। और उसके बाद फिर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि 40 और 6.6 को अगर आप ऐड करेंगे तो जवाब आ रहा है 46.66, और ये 100 से बहुत दूर है। और इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने कहीं नहीं कहा कि ऑक्सीजन इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है, लेकिन परसेंटेज के सम 100 से बहुत दूर है, जो इस बात का सबूत है कि इसके अंदर तीसरा एलिमेंट मौजूद है। अब तीसरा एलिमेंट हम किसे लें जी, तो मैंने आपको बताया जो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, जो सबसे बेहतरीन सिलेक्शन है, जो सबसे बेहतरीन चॉइस है, वो ऑक्सीजन है जी। इसलिए ऑक्सीजन को लेना सबसे ज्यादा बेहतर है जी। तो आप ऑक्सीजन को यहाँ पे लेंगे, और 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को माइनस करके ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालेंगे।
और जो दूसरी हिंट है वो ये है जी कि एन की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि मॉलिक्यूलर मास इंपेरिकल फार्मूला मास के मुकाबले में दुगना है, इसका मतलब है एन की वैल्यू 2 है, तो इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कीजिएगा। ये तीसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है जिसका डाटा भी आपके सामने बन गया जी। तो लिखा हुआ है कंबशन ऑफ 0.5 ग्राम हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का मास दिया हुआ है 0.5 ग्राम और प्रोड्यूस 1.51 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया हुआ है, एंड 0.77 ग्राम वाटर, तो वाटर का मास दिया हुआ है। कह रहे हैं इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 58 एटॉमिक मास यूनिट, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन का मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, हाइड्रोकार्बन का मतलब इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन का मास निकालने की, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने की कतई जरूरत नहीं है जी। लेकिन क्योंकि आपको हाइड्रोकार्बन का मास दिया हुआ है तो उसका मतलब है ये न्यूमेरिकल 7 स्टेप के अंदर होगा। तो पहले स्टेप के अंदर आप एलिमेंट्स के मासेस निकालेंगे और दूसरे स्टेप के अंदर आप उन एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालेंगे, तीसरे स्टेप के अंदर उनके दरमियान उनका मोल रेशो निकालेंगे, चौथे स्टेप के अंदर आप उनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को निकालेंगे, पांचवें स्टेप के अंदर आप इंपेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे, छठे स्टेप के अंदर आप एन की वैल्यू निकालेंगे और सातवें स्टेप के अंदर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिखेंगे जी। तो ये सिंपल लेंदी न्यूमेरिकल यकीनन ये है, लेकिन ये न्यूमेरिकल इतना मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और ये भी न्यूमेरिकल है और यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर उसने आपको वाज़ेह तौर पर 3 एलिमेंट्स के नाम लिख के दे दिए, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। नहीं लिख के देगा तो तीसरा एलिमेंट आप ऑक्सीजन प्रिफर्ड करेंगे। लिखा हुआ है 26.7% कार्बन इसके अंदर मौजूद है और 2.2% हाइड्रोजन मौजूद है। तो दो एलिमेंट की आपको परसेंटेज दी है, तो इसका मतलब ये है कि तीसरे एलिमेंट यानी ऑक्सीजन की परसेंटेज आपने खुद निकालनी है और उसको निकालने का तरीका क्या है जी कि 100 में से 26.7 और 2.2 को माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकल के आ जाएगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालने के लिए कहा है और मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का 90 दिया हुआ है। ये इस न्यूमेरिकल का डाटा है जी और ये न्यूमेरिकल भी 5 स्टेप के अंदर होगा। यानी जब परसेंटेज दी हुई है तो आप मोल रेशो निकालेंगे, उसके बाद सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द एलिमेंट्स निकालेंगे, उसके बाद इंपेरिकल फार्मूला निकालेंगे, उसके बाद एन निकालेंगे और एन निकालने के बाद सबसे आखिर में मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। एक और सवाल आपके सामने है और ये भी न्यूमेरिकल है और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन्स 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ बिल्कुल वाजे है कि 80 और 20 को अगर आप ऐड करेंगे तो जवाब आ जाएगा आपके पास 100। अगर ये 100 जवाब नहीं आता और आता 99.6, 99.8, 99.2, तब भी कोई तीसरा एलिमेंट मौजूद होने के चांसेस नहीं थे, क्योंकि ऑक्सीजन मैसिव है और ऑक्सीजन ये 1% मौजूद नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन मौजूद होगा तो यकीनन कार्बन के बराबर या कार्बन से ज्यादा ही मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये है जी कि इस कंपाउंड के अंदर ये भी हाइड्रोकार्बन है और इसके अंदर भी कोई तीसरा एलिमेंट मौजूद नहीं है जी। मॉलिक्यूलर मास का दिया हुआ है जी, इसका आपने डाटा बनाया और ये भी 5 स्टेप का सवाल है जो पीछे वाले न्यूमेरिकल के अंदर आपने डिस्कस किए। तो ये न्यूमेरिकल भी इंतहाई आसान है, इसको भी आप कर सकते हैं जी। ये छठा न्यूमेरिकल है जी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा जी। और ये इस बात का भी सबूत है जी कि इम्तिहान के अंदर इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स एयर पोल्यूटेंट 8.73% कार्बन, 77.45% क्लोरीन एंड 13.82% फ्लोरीन। तो देखिए हमेशा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देना जरूरी नहीं है, इस न्यूमेरिकल से हमने ये सीखा। कोई और एलिमेंट्स भी आपको दिए जा सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे उसने क्लोरीन दिया है और फ्लोरीन दिया है, तो ये भी पॉसिबल है। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको कह रहा है और मॉलिक्यूलर मास इसका गिवन है जी। तो ये 5 स्टेप का न्यूमेरिकल है, क्योंकि ये इसका डाटा बनाया आपने। और सबसे पहले आप परसेंटेज दी हुई इसलिए मोल रेशो निकालेंगे, मोल रेशो की मदद से फिर आप सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे, उसके बाद इंपेरिकल फार्मूला लिखेंगे और एन निकालने के बाद आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। तो ये आज का लेक्चर था और आज के लेक्चर के अंदर आपने इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ा और फिर आपने इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स को सीखा और इन न्यूमेरिकल्स को के जरिए आपने इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए 7 स्टेप्स जो थे बुनियादी तौर पर उनको सीखा और उसके बाद फिर आपने कुछ और बातें सीखी थी। तो अगर आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और इन असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला के न्यूमेरिकल भी पक्के हो जाएंगे। न्यूमेरिकल सिर्फ लेंदी है, अगर 7 स्टेप का दिया जाए तो ये न्यूमेरिकल लेंदी है, मुश्किल नहीं है जी। और अगर ये 5 स्टेप का दिया जाए या 3 स्टेप का दिया जाए फिर तो ये इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है।
तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि इस पर भी आपको कमांड हासिल हो जाए। जो हमारा अगला लेक्चर है जी, जो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है और इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा जी, उसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे जी, जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ डाटा और एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, उनको भी इस लेक्चर के अंदर हम लेके आएंगे। तो आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी, जिसका जो मौजू है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ डाटा एंड एरर्स। और इस के साथ साथ भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के और राउंडिंग ऑफ डाटा के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।